हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट किया है एक नया टॉपिक जिसका नाम है एड्स। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में दो बीमारी दे रखी है जो कि घातक है। घातक इन द सेंस कि वो मतलब कि ठीक ही नहीं हो सकती हैं, जैसे एड्स हुआ और कैंसर हुआ, जिसका अगर एक बार हो गया किसी को तो मरना तो निश्चित है। कैंसर में तो तब भी कुछ स्टेज तक बचा लेते हैं, लेकिन एड्स में तो वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम एड्स देखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम एड्स को कवर करेंगे, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कुछ जनरल बातों पे गौर करेंगे, और कुछ पॉइंट को जो स्पेशल पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी मतलब कि कहीं पे नोट आउट करेंगे। और साथ ही साथ ये मैं बताऊंगा इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कि आपको इसमें याद क्या रखना है। वैसे जनरल टॉपिक है, अच्छी बात है, इसको पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस को एनहांस करता है आपके। तो टॉपिक टफ नहीं है, इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है। हाँ, एक जगह इसमें टी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट पे वो जो वायरस अटैक करता है, या फिर ये बोल लीजिए जो रेट्रो वायरस है या एचआईवी वायरस जो है उसका लाइफ साइकिल आएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए देर नहीं करते अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एड्स। ठीक, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं हम। तो याद रखिए एड्स की जो फुल फॉर्म होती है, ए फॉर एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम, एस से सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। अब ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही इसकी कहानी छिपी हुई है। अगर इसके नाम को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए आपको एड्स के बारे में मोटा मोटा एक ओवरव्यू मिल चुका है ना। कैसे, देखिए, ए से एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब इंसान ये जो बीमारी अपने जीवन में एक्वायर करता है अपनी गलतियों की वजह से। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है या बाई चांस एक्वायर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्मजात बीमारी है। जन्मजात तभी होगी जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को एड्स हो रखा है या फिर एचआईवी इन्फेक्शन हो रखा है, उससे उसके बच्चे को पहुंच सकता है। वैसे ही जो बीमारी है जन्मजात नहीं है। जन्मजात बीमारी को बोलते हैं हम लोग कोजेनाइटल डिजीज। क्या बोलते हैं? कोजेनाइटल। ठीक है, कोजेनाइटल डिजीज का मतलब कि जो जन्मजात बीमारी होती है ना। तो एड्स जो है ये कोजेनाइटल डिजीज नहीं होता है। इसको कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में एक्वायर करता है अपने गलतियों की वजह से, या बाई चांस, कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जन्मजात बीमारी तो नहीं है। ठीक है, एक्वायर्ड पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या कह रहा है? इम्यूनो डेफिशिएंसी। दूसरा वर्ड कह रहा है इम्यूनो, आई से इम्यूनो और डी से डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी। यानी कि इस बीमारी में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी इम्यूनिटी को लेके। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है, इसलिए तो नाम पड़ा इम्यूनो डेफिशिएंसी। हमारे इम्यूनिटी की कमी देखने को मिलता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सीन इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो पहला वर्ड क्लियर हो गया, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब कि ये जो बीमारी है कोई भी इंडिविजुअल अपने जीवन में एक्वायर करता है, ऐसा नहीं है कि जन्मजात होने वाली बीमारी है। दूसरा इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब कि इसमें, इस बीमारी में हमारी जो इम्यूनिटी है वो पूरी वीक हो जाती है, या फिर ये बोल लीजिए हमारी इम्यूनिटी बहुत ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, लास्ट वर्ड जो है वो है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब कि एक सिम्टम्स नहीं आएगा इस बीमारी में। हर किसी को एड्स होने के बाद जो हर किसी की जो मौत होती है वो अलग अलग बीमारी से होती है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है एड्स होने के बाद जो मौत होती है उसमें ज्यादातर जो रीजन पाया गया है वो ट्यूबरक्लोसिस है। तो इसमें एक सिम्टम्स नहीं आएगा। भाई इम्यून वीक हो गया आपका, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आके आपको इन्फेक्ट कर देगा। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया आपके शरीर में घुसा और उसने अपना बीमारी दिखाना शुरू कर दिया, है ना, आप बीमार पड़ गए।
तो कोई पर्टिकुलर थोड़ी ना होगा, उसमें तो पूरा इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक पड़ रखा है। छोटा सा छोटा भी आएगा, कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी एंटीजन आएगा हमारे बॉडी में गया और आप बीमार पड़ गए, यही देखने को मिलेगा। क्यों क्यों देखने को मिला है? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया है, ठीक है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो चलिए इसको जोड़िए, सारे वर्ड को एक बार जोड़ के देखिए, ध्यान से एक बार जोड़िए सारे वर्ड को। ऐसी बीमारी जो कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में एक्वायर करता है, इसमें क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। लिखते चलते, थोड़ी थोड़ी बातें बता दूंगा मैं पहले ही आपको। पहली बात, इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है। साथ ही साथ ये एसटीडी के कैटेगरी में आता है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स जो है वो एक एसटीडी का एग्जांपल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट कोजेनाइटल डिजीज, इट इज नॉट कोजेनाइटल डिजीज, ठीक है। जन्मजात बीमारी नहीं है, जन्मजात तभी होगी जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को एचआईवी का इन्फेक्शन लगा हो और उससे वो बच्चे को हो जाए, तभी होगा, वैसे नहीं होता। इट इज नॉट कोजेनाइटल डिजीज, ठीक है, एसटीडी। साथ ही साथ इसको कौन कॉज करता है, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वायरस, उसका नाम है एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। एचआईवी वायरस बेसिकली रिट्रोवायरस का, रिट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। रिट्रोवायरस वायरस का वो ग्रुप है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। तो इट इज अ वायरल डिजीज। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस कौन से ग्रुप का मेंबर है? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। इट इज नॉट अ कोजेनाइटल डिजीज, यानी कि जन्मजात बीमारी नहीं है। तीसरी बात, इट इज अ एसटीडी, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसटीडी, दैट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। अच्छा, अब सोचने की ये बात है कि एड्स होता क्यों है, रीजन क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन है, सबसे पहला जो रीजन है वो है इंटरकोर्स, इंटरकोर्स या फिर सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, पहला रीजन, ठीक है। इंटरकोर्स या सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, जब कोई इंडिविजुअल एक से ज्यादा पार्टनर के साथ फिजिकल होता है तो इससे भी बीमारी होती है, एड्स, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो रीजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। मान लीजिए आप आपको कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें आपको फ्रीक्वेंट टाइम पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना, मतलब कि कभी खून बदलवाना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी बीमारी है, तो उस ब्लड में अगर एचआईवी है, एचआईवी वायरस है, तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है इसमें ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट इन द सेंस कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो ड्रग्स ले रहा है, इंजेक्शन के थ्रू ले रहा है, इंट्रावेनसली ले रहा है, यानी अपने वेन्स में ले रहा है इंजेक्शन। तो क्या होता है कि जो नशे करते हैं ये सारे बैठ के, जो जितने भी ये नशे वाले नशेड़ी जितने होते हैं वो बैठ के एक साथ नशे करते हैं, तो अपना इंजेक्शन अपना थोड़ा सा लगाएंगे, वही इंजेक्शन दूसरे को दे देंगे, वो बंदा अपने में लगाएगा। तो ऐसे भी मान लीजिए इसमें से किसी एक को एचआईवी इन्फेक्शन हो रखा हो तो वैसे भी वो फैल जाएगा, ठीक है। तो ड्रग एडिक्ट का मतलब कि वही कि इंट्रावेनसली इंजेक्शन जब शेयर करेंगे तो उससे भी ये बीमारी फैल जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ, लेस यूज ऑफ प्रोटेक्शन, या लेस यूज ऑफ प्रोटेक्शन या फिर कॉन्डोम्स, ठीक है, ये भी रीजन है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कोई पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है,
मल्टीपल पार्टनर के साथ, तो उसको हमेशा बैरियर मेथड यूज करना चाहिए। पहली बात तो उसको करना ही नहीं चाहिए। अगर तब भी इन्वॉल्व है तो उसको एटलीस्ट बैरियर मेथड यूज करना चाहिए। बैरियर मेथड बोले तो कॉन्डोम्स, ठीक है, ये सब यूज करना चाहिए। अगर इससे नहीं यूज नहीं कर रहा है तब भी उसके एड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इंडिया में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे से ये पता लगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एड्स का जो एड्स जिसके अंदर पाया जाता है वो है ड्राइवर, ठीक है। और वो भी वैसे ड्राइवर जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सामान आया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाना है, वो जो ड्राइवर होते हैं वो मतलब कि जाहिर सी बात है अपना खाना पीना एक साथ ट्रक में लेके जाते हैं, अपना खाना व्यवस्था जितना भी चीज़ है वो अपना एक साथ ले जाते हैं। उनको कहीं कहीं ढाबे पे रुकना पड़ता है, तो ऐसे ब्रोकर के हाथ में फंस जाते हैं कि उनको मतलब कि ऐसे ऑफर आते हैं जिसकी वजह से वो मल्टीपल पार्टनर के साथ फिजिकल होते हैं और एड्स के शिकार हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा एड्स किसी के अंदर पाया गया है तो वो है ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ठीक है। क्यों, रीज़न मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था कुछ जनरल बातें एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इट इज अ वायरल डिजीज, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज नॉट अ कोजनाइटल डिजीज। एचआईवी वायरस जो है वो इस बीमारी को कॉज करता है। एचआईवी वायरस बेसिकली रिट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। रिट्रोवायरस वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। और क्या ये है इसका रीजन कि इससे एड्स फैलता है? इंटरकोर्स या सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग एडिक्शन और लेस यूज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इसके रीजन है। बोले समझ आ गया? समझ आ गया आपको? इतना क्लियर है, इतना इजी है। एक मिनट, थोड़ा मैं पानी पी लूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक, चलिए देखते हैं पहला एनसीईआरटी क्या कह रहा है। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने सबका मतलब बता दिया आपको। एक्वायर्ड का मतलब बता दिया, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब बता दिया और सिंड्रोम का मतलब बता दिया। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। दिस मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, द डेफिशिएंसी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, द डेफिशिएंसी ऑफ deficiency of immune system, deficiency of immune system, ठीक है। acquired during lifetime of an individual, indicating that is not congenital disease, indicating that is it is not congenital disease। congenital disease का मतलब जन्मजात बीमारी, ठीक है। syndromes means group of symptoms, syndrome means group of symptoms, syndrome means group of symptoms, ठीक है। इतना क्लियर है? एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये याद कर लीजिए। सबसे पहले एड्स कब मिला था? 1981 में, ठीक है। और वो भी होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर मिला था, ठीक है। होमोसेक्सुअल पर्सन जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, इन सब के अंदर हमें देखने को मिला था 1981 में। एंड इन द लास्ट 25 years it has spread all over the world killing more than 25 million person। कह रहा है कि लास्ट 25 साल के अंदर इतने ज़्यादा पर्सन इसकी वजह से मर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा, 25 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। एड्स की वजह से इंसान की मृत्यु हुई है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। ये जो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है, इसमें से सबसे पहले आपको याद रखना है, पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म, दूसरा उसका मतलब, सारे वर्ड का मतलब, कोजेनाइटल का मतलब, कब सबसे पहले एड्स पाया गया था वो टाइमिंग याद रखिएगा, 1981, ठीक है। और क्या याद रखना आपको? बस ये याद है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 1981। चलिए आगे देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? HIV। क्या बोलते हैं? HIV, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ठीक है। एड्स जो है उसको कौन कॉज करता है? वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक।
ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस, किसका मेंबर है ये, किसका मेंबर है, रिट्रोवायरस का, विच हैव एनवेलप एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब बताता है आगे की ट्रांसमिशन कैसे फैलता है एड्स। तो देख लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर कैसे, पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई पर्सन अगर एचआईवी का इन्फेक्शन हो रखा है उसके अंदर, अगर वो किसी और पर्सन के साथ मतलब कांटेक्ट में आता है तो उस पर्सन के अंदर भी ये बीमारी फैल जाएगा। ठीक है, दूसरा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये दूसरा रीजन है। तीसरा बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज। ठीक है, ये बता दिया मैंने। डी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये इससे भी होता है कि कोई अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन आ गया है तो उससे उसके बच्चों को भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हैव हु हैव मल्टीपल पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि वो पर्सन जो मतलब कि इसके हाई रिस्क पे हैं, उनके अंदर एड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो कौन है, जो कि मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं। दूसरा जो ड्रग एब्यूज कर रहे हैं, है ना, उनके अंदर भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं। इतना क्लियर हो गया। इस स्लाइड में क्या बताया, इस स्लाइड में सबसे पहले तो एचआईवी के बारे में बताया। एचआईवी जो है वो एक रिट्रोवायरस का मेंबर है। रिट्रोवायरस यानी कि ऐसे वायरस जिनका जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बताया है कि कैसे कैसे फैलता है ये एड्स, तो उसका रीजन बता दिया। पहला रीजन तो यही बताया है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो मतलब पर्सन इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बन गया तो उससे भी हो जाता है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लीजिए कंटामिनेटेड ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर दे रहे हैं, कोई चढ़ा दे रहे हैं, तो उससे भी उस पर्सन के अंदर बीमारी आ सकती है। तीसरा है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, वो है। और चौथा मदर टू चाइल्ड, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर एचआईवी है तो बिल्कुल 100% चांस है कि वो एचआईवी का वायरस जो है वो उसके बच्चे के अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, ये शेयर कैसे होता है, पहली बात तो मतलब कि देख रहे हैं हम एचआईवी वायरस जो है वो शेयर कैसे होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैसे, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो याद रखिएगा, ये एचआईवी वायरस जो है ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू जाता है। किसके थ्रू, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है, ब्लड हो गया आपका, सीमेन हो गया, ठीक है, इन सब के थ्रू ये जनरली पास होता है। मतलब कि अगर इनके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया तो ये मतलब कि फैलता है। चलिए, ये समझ आ गया। इतना क्लियर है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस which have envelop enclosing the RNA genome. Transmission of HIV infection generally occur by sexual contact with infected person, very important, first point. Second point, transfusion of contaminated blood and blood product. तीसरा point, by sharing infected needles as in the case of intravenous drug abusers, and from infected to her child, infected mother to her child through placenta. चलिए, अच्छा याद क्या करना है आपको, याद बता देता हूँ मैं। इस स्लाइड से क्या याद करना है, पहले बात तो ये ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, इसमें जितने पॉइंट हैं ये चारों पॉइंट याद कर लीजिए। और साथ ही साथ किस पर्सन के अंदर हाई रिस्क होता है एड्स का वो भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली बता दिया। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, इन सब के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out, make list such conditions. It is important to note that HIV AIDS is not spread by touch or physical contact. देखिए कितनी प्यारी बात कह रहा है ये, क्या लिखा है कि it is important to note that HIV या AIDS is not spread by mere touch और physical contact। कह रहा है कि जो HIV चाहे एड्स जो है वो फिजिकल टच या कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। और हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी धारणा जो है, अगर किसी को एड्स हो गया और पता लग गया लोगों को तो उसको घर से निकाल देते हैं,
मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उसको मतलब कि गांव से निकाल के किसी छोटे से झोपड़ी में रखना स्टार्ट कर देते हैं लोग, और उसको एक बुरी नज़र से देखते हैं, वो अलग। देखिए, बुरी नज़र से देखने का इन द सेंस उनका पॉइंट क्या है कि उनको एक ही दिमाग में खटकता है कि ये भाई ये मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व था। उसके कैरेक्टर पे सीधी सा उंगली उठती है लोगों की, है ना। तो रीज़न तो बहुत सारे हैं ना, रीज़न एक थोड़ी ना है, वो तो मतलब कि है, वो तो एक रीज़न है मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे रीज़न है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, फिर उसके बाद ड्रग एडिक्शन है, रीज़न तो बहुत सारे हैं। लेकिन एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर टू चाइल्ड छोड़ दिया जाए तो दोनों रीजन कैसे हैं? दोनों रीजन खराब ही हैं। या तो ड्रग एब्यूज में इन्वॉल्व है बंदा, तो वो भी थोड़ा सा एक समाज के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है उसको देखना, चाहे उसके इसके लिए जो धारणा है लोगों की वो खराब हो जाती है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय mere टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, अभी अभी बताया। इट इज हेंस imperative for the physical and psychological well-being that the HIV infected person are not isolated from family and society। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारे समाज में बहुत होता है। अगर किसी को पता लग जाए कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एड्स से HIV का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसको घर से निकाल देंगे। घर से निकाल देंगे या उससे कोई बात भी नहीं करेगा। घर के लोग छोड़िए, बाहर के लोग भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। कह रहा है कि देखिए, जब भी इन्फेक्शन लगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत सिम्टम्स आने लगेंगे, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि भाई वायरस है, उसको ग्रो करना है, उसका लाइफ साइकिल अपना, वो ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा वो मैं आगे की स्लाइड में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो टाइम लगता है, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर टर्म है, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा, कि जब भी इन्फेक्शन लगता है और सिम्टम्स आने में कुछ टाइम लगता है, उसको एक टर्म बोलते हैं हम लोग। चलिए याद आएगा तो बता दूंगा मैं। उसके लिए एक बड़ा प्यारा टर्म है, क्या बोलते हैं यार उसको, शायद इंक्यूबेशन पीरियड। एक मिनट, एक मिनट। चलिए आगे आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, यूजली 5 to 10 ईयर। देखिए क्या बात बोला, देखिए कह रहा है कि जब इन्फेक्शन लगे और सिम्टम्स आए, इन दोनों के बीच में टाइम लैग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गैप होता है। और ये गैप कितने से कितने साल तक भी हो सकता है? दिस पीरियड में वेरी फ्यू मंथ, कुछ महीने भी हो सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ महीने से कुछ साल के बीच में भी हो सकता है, जैसे 5 to 10 ईयर्स। मान लीजिए 5 साल पहले इन्फेक्शन लगा और सिम्टम्स आपको आगे दिखने को मिल रहा है, 10 साल बाद देखने को मिल रहा है ना। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये इसका लाइफ साइकिल है, जो HIV वायरस का लाइफ साइकिल मैं आपको समझाता हूँ, नॉर्मली समझाता हूँ। देखिए देखिए क्या होता है। ये रिट्रोवायरस है, ठीक है। क्या है ये? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। ये RNA, ठीक है। ये रिट्रोवायरस लिख देता हूं मैं, ये क्या है? रिट्रोवायरस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो है RNA, ठीक है। क्या है? RNA है। अब ये रिट्रोवायरस अटैक करेगा, ये रिट्रोवायरस अटैक करेगा किसे? T सेल को। मैंने बताया था आपको, जब मैं इम्यूनिटी पढ़ा रहा था आपको, मैंने बताया था कि एक ऐसा वायरस है जो सीधा T सेल पे जाके अटैक करा था, उसी टाइम मैंने बताया था ये बात आपको, ठीक है। तो HIV या जो रिट्रोवाई ये जो HIV वायरस ये तो है, ये क्या है? HIV वायरस, ठीक है। जो HIV वायरस है वो सबसे पहले ह्यूमन के अंदर T सेल पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? T सेल पे। तो बना देते हैं एक बार। हम्म।
एक मिनट। देखिए, तो इस पे आया ये वायरस यहाँ पे आया और अटैक कर दिया। तो जब भी वायरस अटैक करता है तो सबसे पहले अपना आरएनए इसके अंदर एंटर कर देता है। ये इसका आरएनए आ गया, ठीक है। वायरस अपना पूरे बॉडी को एंटर नहीं कराता सेल के अंदर कभी भी, हमेशा वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डालता है या होस्ट सेल के अंदर डालता है, ठीक है। अब देखिए, ये आ गया आरएनए इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, आरएनए से बनाएगा डीएनए। आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। ये तो आरएनए है, लिखते चल रहा हूं, ये क्या है, आरएनए, और ये क्या बन गया, डीएनए बन गया। आरएनए से डीएनए बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा। उस एंजाइम को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं रब करके बना देता हूँ। क्या बोलते हैं उसे, हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हुआ, हमने देखा रिट्रोवायरस के पास आरएनए होता है, और रिट्रोवायरस में भी कौन सा वायरस देखा, एचआई वायरस देखा। एचआई वायरस सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, टी सेल के ऊपर। ये क्या है आपका, टी सेल या टी लिम्फोसाइट बोल लीजिए इसको, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, या फिर टी सेल बोल लीजिए, दोनों बात सेम है। तो ये अटैक करेगा, जब भी अटैक करेगा तो अपना आरएनए सेल के अंदर डाल देगा। आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आरएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होगा, वहां पे एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद कीजिए, जब भी डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो वहां पे या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो जो एंजाइम यूज आता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, ये टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और वहां पे जो एंजाइम काम आएगा उसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। चलिए, इतना हो गया, इतना समझ आ गया, इजी है। अब क्या होगा, ये जो डीएनए है, ये डीएनए ये टी सेल का जो डीएनए है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए जुड़ जाएगा किसके साथ, टी सेल के डीएनए के साथ, यानी टी सेल के जीनोम के साथ। तो लिख सकता हूं वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विद होस्ट डीएनए जुड़ गया जाके। जैसे ही जुड़ने के बाद डीएनए है, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो आरएनए बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसका भी आरएनए बनेगा। किसका आरएनए, वायरस का आरएनए बनेगा। जब वायरस का आरएनए बनेगा तो ऐसे दिखा देता हूं मैं, छोटे छोटे ऐसे वायरस के आरएनए बन गए। ये देखिए, ये वायरस के आरएनए बन गए। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोटीन कोड बनवा देगा, इनके ऊपर ऐसे, ये प्रोटीन कोड। अब उसके बाद ये इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ये इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे होता है इनका लाइफ साइकिल। क्या बताया मैंने, क्या बताया, सबसे पहले ये जो एचआई वायरस है वो अटैच होगा किसके साथ, होस्ट सेल के साथ। तो पहला क्या है, अटैचमेंट। पहला स्टेप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे शॉर्ट में, अटैचमेंट ऑफ HIV वायरस विद
विद टी सेल। ठीक है, दूसरा स्टेप, आरएनए एंटर इनटू टी सेल, आरएनए एंटर इनटू टी सेल। ठीक है, दूसरा स्टेप। उसके बाद तीसरा, आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चौथा जो प्रोसेस है, उसके बाद आता है आपका चौथा आरएनए से डीएनए। उसके बाद क्या हुआ? डीएनए अटैच टू होस्ट जीनोम। ठीक है, पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए, और छठा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको खुद ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ? जो एचआईवी वायरस है वो अटैच हुआ टी सेल के साथ और अपना आरएनए इंट्रोड्यूस कर दिया सेल के अंदर। आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का बहुत बार नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एंजाइम का नाम। ठीक है, तो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वहां पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अभी जो डीएनए है ये इसके होस्ट के डीएनए के साथ, यानी टी सेल के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी डीएनए है या कोई भी जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पहले तो वो आरएनए बनाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके जीन का भी आरएनए बन जाएगा। इसके जीन का आरएनए बनेगा तो ये क्या करेगा? प्रोटीन कोड बनवा लेगा। प्रोटीन कोड बनाते ही आरएनए और प्रोटीन कोड एक नया वायरस बन जाएगा, दोनों मिलके। तो ये जो नया वायरस है फिर ये दूसरे सेल पे जाकर अटैक करेगा। याद रखिए कभी भी टी सेल जो है, जैसे मान लीजिए इसने बना दिया नया वायरस, ऐसा नहीं कि वायरस इस टी सेल को खत्म कर देगा, नहीं करेगा, ये इससे काम करवाता रहेगा। और ध्यान से देखिए, ये हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा है टी सेल, और इस वायरस के लिए काम भी करेगा। ठीक है, ऐसा ये वायरस इतना खतरनाक वायरस है ये कि ये टी सेल पे ही जाके अटैक कर देता है, और टी सेल के पास ही सारी बीमारी की मेमोरी होती है। और ये वायरस इसी पे अटैक कर दिया, तो जाहिर सी बात है जितनी बीमारी हुई है उस सबकी बीमारी की मेमोरी खत्म हो चुकी, और जब खत्म हो गई तो अभी तक जितनी आपने इम्यूनिटी डेवलप की थी अपने अंदर वो सारी खत्म हो गई, है ना? यही होगा डेड साइड्स, या इट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। ठीक है, बोलिए, क्लियर हो गया चीज? ये चीज समझ आ गया चीज? क्या बताया मैंने? एचआईवी वायरस, फिर से एक बार, एचआईवी वायरस अटैच होगा किसके साथ? टी सेल के साथ, अपना आरएनए इंट्रोड्यूस कर देगा, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डीएनए जाके होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो आरएनए बन जाएगा, उस आरएनए पे प्रोटीन कोड लगवाएगा और एक नया वायरस बन जाएगा, और वो वायरस फिर से इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, फिर दूसरे सेल में जाएगा, फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। बोलिए, क्लियर हो गया चीज? अब देखते हैं एनसीईआरटी वाला, देख लीजिए। रिट्रोवायरस, ठीक है, वायरल कोड दिखा रखा, वायरल प्रोटीन कोड, वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। उसके बाद क्या होगा? वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए बन गया, ये डीएनए होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और उसके बाद न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड सेल, नया आरएनए बना, उसके बाद प्रोटीन कवरिंग, फिर उसके बाद ये जो नया वायरस है वो दूसरे सेल का अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इजी है। ये स्टेप बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये स्टेप जो होता है ना, इस पे ए बी लिख देते हैं, ए बी ऐसे करके दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, तो ऐसे ये वायरस आपके सेल में जाके रेप्लिकेट करता है, ठीक है, यानी कि डबल होता है। तो ये स्टेप याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एड्स।
एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या एड्स से कैसे बच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, पहला पॉइंट, यानी जो आप मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं उसको अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, आपको बैरियर मेथड यूज करने हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तीसरा, आपको ये जो ड्रग एब्यूज है इन सब चीज़ों से बचना है। चौथा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही जगह से कराना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे आप फोकस करेंगे तो आप एड्स से बच सकते हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, एज एड्स हैज नो क्योर, ठीक है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है प्रॉपर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बचाव ही एक इसका आखिरी मात्र रास्ता है, ठीक है। मोर ओवर एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर या टाइफाइड, conscious behavior pattern and is not something that happen inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patient, newborn from a mother, etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance and it is rightly said you don't die and ignore. देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो एड्स का जो प्रिवेंशन में बताता हूँ उस पर पढ़ना क्या है, याद क्या रखना है, ये नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस फैलाता है एड्स को लेके, ठीक है। तो इसका ना याद रखिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यही लोगों को जाके बताता है कि भाई एड्स होने के बाद उस पर्सन का थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा नहीं उसको एड्स हो गया तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, हो सकता है उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आया हो सकता है कि कुछ उसके ड्रग एडिक्शन की वजह से आया हो। हमेशा मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने से नहीं आता है, रीज़न एक वो अकेला रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो ये जो नाको है, नाको की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस फैलाता है, एजुकेट करता है पीपल को अबाउट एड्स, ठीक है। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड, ठीक है। हु हैज स्टार्टेड द नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे मतलब कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि एड्स कैसे होता है या एड्स से बच कैसे सकते हैं। मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospital clinics, free distribution of condoms, controlling the drug abuse, advocating the safe sex and promoting the regular checkup, HIV susceptibility population are some such step taken up। देखिए क्या रखा है, कह रहा है कि इसने क्या क्या किया। ये सबसे पहले तो मतलब कि लोगों को अवेयर किए कि मतलब कि कैसे बचना है आपको। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने जाके मतलब कि जो ब्लड बैंक है, ये देखिए जो ब्लड बैंक वाला जो केस है, चाहे ये सिरिंज वाला जो केस है, ये पहले होता था, आजकल तो डिस्पोजल सिरिंज आ गई हैं। लेकिन हाँ, ये जितने भी नशेड़ी होते हैं, ये जो नशा करते हैं, ये आज भी वैसे शेयर करते हैं, डिस्पोजल वाले को भी शेयर कर लेते हैं। तो ये पहले होता था, तो इन्होंने बताया कि डिस्पोजल सिरिंज यूज करने के लिए कहा गया है। पहले क्या होता था, 2001 के पहले क्या होता था कि सिरिंज डिस्पोजेबल सिरिंज उतनी अवेलेबल नहीं थी ज़्यादातर, ठीक है। लोग मतलब कि वही शायद मेरे को तो याद भी नहीं है क्योंकि मेरा जन्म खुद 2001 के बाद का है। तो लोग बताते हैं कि शायद स्टील का किसी चीज़ का होता था सिरिंज, तो लगाने से पहले उसको धोते थे, गर्म पानी में भिगो के रखते थे, उसके बाद लगाते थे, उससे कोई दवाई वही देते थे। मेरे को पता नहीं है एक्चुअली में उसके बारे में। तो कहने का मतलब कि इन्होंने मतलब अवेयरनेस फैलाया कि मतलब कि ब्लड बैंक पे जाके ब्लड को चेक करवाया कि भाई ठीक है कि नहीं, चाहे डिस्पोजेबल सिरिंज के यूज़ करने के लिए लोगों को बताया, साथ ही साथ कॉन्डम्स के यूज़ करने के लिए लोगों को बताया, अवेयर किया कि कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है, एड्स से चाहे एचआईवी इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। ये सारी बातें इन्होंने ये एनजीओ ने बताया सभी को, और रेगुलर चेकअप कराने के लिए भी लोगों को बोला। इन्फेक्शन विद एचआईवी या एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, since then the infection may spread to many more people. HIV AIDS infected need to help sympathy instead। देखिए क्या लिखा है, the infection may spread to many more people, HIV AIDS infected people need help and sympathy, very important। जाहिर सी बात है वो इंसान मरने वाला है, जाहिर सी बात है वो मरने वाला इंसान, उसको पता है कि अब उसकी जीवन ज़्यादा दिन की नहीं है, तो उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की और सिंपैथी की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ बीइंग shunned by society, ठीक है। unless society recognize it the problem to be dealt with in collective manner, the chances of wider spread of the disease increases the manifold। it is melody that can only be
tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of this disease. आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ है कि HIV जब होता है तो इसका इन्फेक्शन जो है उसको कंफर्म किस टेस्ट से किया जाता है? तो टेस्ट कंफर्म करने का जो कंफर्मेटरी जो टेस्ट है उसका नाम है एलिसा। बहुत पूछा जाता है एलिसा के बारे में। एलिसा याद रखिए, एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। एड्स की जो कंफर्मेटरी टेस्ट होती है उसका नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। बहुत बार पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी ने ज़्यादातर आपको जनरल बातें बताई हैं, और जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आपका हिस्सा है लाइफ साइकिल। जो HIV वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा आप। ठीक है, तो एक बार फटाफट क्यों करके आप दे रहा हूँ क्या क्या हमें पढ़ा आज। देखिए, सबसे पहले तो मैंने एड्स की फुल फॉर्म बताई। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज नॉट अ कोजेनाइटल डिजीज, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ STD। ठीक है, the virus responsible for the AIDS are HIV virus belonging to the retrovirus are those virus which have a RNA as a genome। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, इंटरकोर्स विद या सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग एडिक्शन एंड लेस यूज ऑफ प्रोटेक्शन या कॉन्डोम्स। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था आपको, हाँ ये डेट याद रखिएगा 1981, सबसे पहले एड्स कब देखा गया था 1981 में। और क्या एक चीज और, इसमें भी ट्रांसमिशन बताया, तो ये वाले पॉइंट तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ये सब तो बता ही दिया। ये लाइफ साइकिल देख लीजिएगा, लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से समझना है आपको, आराम से उसको सीखना है। ठीक है, अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए आगे क्या है, आगे हाँ, नाको के बारे में याद रखें, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसमें एलिसा भी याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक, तो ये इतना टफ नहीं है, इजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है बेटा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको इसमें जो रखना है ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वो पॉइंट एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले आता है आपका लाइफ साइकिल या रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तीसरा नाको के बारे में पूछता है। चौथा एलिसा के बारे में पूछता है। तो कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, पक्का मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा दूर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपको क्या करना है बेटा कि जब भी लेक्चर देखें आप ये तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। एनसीईआरटी पॉइंट को ही मैंने एक्सप्लेन किया, ज़्यादा बाहर का नहीं लेगा, एक भी पॉइंट मैंने बाहर का नहीं बताया। बस याद क्या रखना है आपको, जो इसके की पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन जो ब्लैक में दिखा रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जहाँ पे फोकस ज़्यादा किया है उस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ एड्स हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एड हो गया, नाकों के बारे में बताया, साथ ही साथ उसके रेप्लिकेशन के बारे में बताया। इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेटा अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। जितना क्वेश्चन लगाएंगे वो आपके बेनिफिट के लिए, वो आपका ही बेनिफिट होगा उसमें। ठीक, चल।